सही हुआ, एक कह रहा है नहीं हुआ। ज़्यादातर का कैसा हुआ? मैक्सिमम का गंदा था। क्यों बचे? एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल थे। अच्छा नहीं हुआ, गंदा हुआ है। कैसे आए हैं एमसीक्यूज़ में मार्क्स आप लोगों के? वो तो आप देख सकते हो ना। ठीक हुआ है, अक्सर का अच्छा नहीं हुआ। एमसीक्यूज़ मुश्किल थे, गंदे, लेंथी थे। अच्छा चलो और कोई बात नहीं, अल्लाह तुम लोगों को कामयाब करेगा। यूएचएस के लिए अपने आप को अच्छा तैयार करो, ठीक है? और इंशाल्लाह होप सून कि ये कोरोना का जो पेंडेमिक है ये अब जल्द ख़त्म हो जाएगा। बताने लायक नहीं है मैम, कोई बात नहीं बच्चे अहमद, कोई बात नहीं, अगला अच्छा हो जाएगा। परेशान नहीं होना, पढ़ना है अपना और अच्छी तैयारी रखो। एक टेस्ट खराब होने से कोई बात नहीं, अगले टेस्ट की अच्छी तैयारी रखो और यूएचएस के लिए अपने आप को अच्छा तैयार करें, ठीक है? क्योंकि अब देखो आहिस्ता-आहिस्ता ये कोरोना का पेंडेमिक थोड़ा-सा अब कम हो रहा है, इसलिए बैक टू कॉलेज भी इंशाल्लाह होप सून के जल्दी होगा आप लोगों का। सो अब न्यू प्लेज़िया की टेस्ट की तैयारी रखो, ठीक है? आज 9 जुलाई हो गई है, 18th जुलाई को न्यू प्लेज़िया का टेस्ट होगा। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करो, ठीक है? जो-जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, वो साथ-साथ पढ़ना है, ठीक है? इकरा, फातिमा, रमज़ा, अहमद, ठीक है? कहाँ चले जाते हो सारे? बिलाल, रोशीन, उम्मे हबीबा, इकरा, तहरीम, हुम्मा। अच्छा बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम लोगों का एंजियोजेनेसिस हमने स्टार्ट करना था। हमने कैंसर के हॉलमार्क स्टार्ट किए, ठीक है? 8-10 हॉलमार्क्स थे जिनको हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा उनमें एक थर्ड लास्ट हॉलमार्क है या सेकंड लास्ट है एंजियोजेनेसिस, ठीक है? जिस तरह एक ट्यूमर को ना शाबाश। अच्छा बाकी भी सारे सुन रहे हो? ठीक है, बी अटेंटिव नाउ, ठीक है? अच्छा जिस तरह किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन वगैरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू ग्रो, इस तरह कोई भी जो सॉलिड ट्यूमर होता है ना, ठीक है, वो तब तक अनटिल अनलेस 1 से 2 मिलीमीटर के साइज तक वो पहुंचे, वो एंजियोजेनेसिस के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है? एंजियोजेनेसिस क्या है? एंजियोजेनेसिस का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है? जेनेसिस हम फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं और एनजीओ का वर्ड जहाँ पे भी आता है ना बच्चों, इट मींस ब्लड वेसल। ये आप ट्यूमर में कहीं पढ़ो, किसी भी लाइफ में कहीं पे भी जहाँ एनजीओ का वर्ड आता है, इट मीन ब्लड वेसल, ठीक है? सो इस तरह नॉर्मल टिश्यूज को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशन की, वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने के लिए। इस तरह 1 से 2 मिलीमीटर का जो जोन होता है ना प्रिज्यूमली, उसका भी मैक्सिमम मतलब उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है और वेस्ट चाहिए होती है ब्लड से डिफ्यूज मतलब लेने के लिए ब्लड वेसल से, ठीक है? इस तरह ग्रोइंग कैंसर स्टिमुलेट न्यू एंजियोजेनेसिस। जितने कैंसर्स बड़े होते हैं ना, वो नई से नई ब्लड वेसल्स बना रहे होते हैं क्योंकि उनको उससे ऑक्सीजन लेनी है, न्यूट्रिशन लेनी है, वेस्ट रिमूव करना है, ठीक है? कैंसर सेल्स भी तो ग्रो कर रहे हैं ना। अब न्यू वेस्कुलराइजेशन मतलब न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन का डुअल इफेक्ट होता है ट्यूमर ग्रोथ पे। एक तो परफ्यूजन जो होती है वो सप्लाई करती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो कि ट्यूमर सेल्स को चाहिए होती है, और न्यूली फॉर्म एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एडजेसेंट ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को। किस तरह से वो स्टिमुलेट करते हैं? बाय सिक्रेटिंग ग्रोथ फैक्टर। जैसे हमने ग्रोथ फैक्टर्स पढ़े थे ना, ये हम लोगों ने हीमोडायनेमिक्स जेनेटिक्स में भी पढ़े हैं ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है? और हम लोगों ने आगे भी ये ग्रोथ फैक्टर्स इम्यूनोलॉजी का भी आप लोग पढ़ोगे, और न्यूप्लेजिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स ये स्टडी करेंगे हम लोग। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इस तरह प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स वो हैं जो कि इसको एंजियोजेनेसिस को आगे लेके चलते हैं, यानी कि ये एंडोथेलियल सेल्स की स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है? रिजल्टिंग ट्यूमर जो वेस्कुलेचर होता है वो इतना अफेक्टिव होना चाहिए कि वो न्यूट्रिशन और वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव करने के काबिल हो, ठीक है? नॉर्मल नहीं होता, ठीक है? वेसल्स वो बता रहे हैं कि लीकी होती हैं, डायलेटेड होती हैं, हैप्पैज़ार्ड पैटर्न में आपस में कनेक्टेड होती हैं जब आप उनको एंजियोग्राम पे देखते हो, ठीक है? So by permitting the tumor cell access to these abnormal vessels, angiogenesis also contributes to metastasis. Thus, angiogenesis is an essential facet of malignancy. ठीक है? Malignancy का एक important hallmark है, एक important point है angiogenesis, new blood vessel formation. ठीक है? इसी मदद से angiogenesis की मदद से ही metastasis भी होती है। ठीक है? जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना कि ट्यूमर स्प्रेड किस तरह कर सकता है, डायरेक्ट सीडिंग हो सकती है किसी भी ऑर्गन से, एक ऑर्गन से दूसरे में साथ वाले नेबरिंग में ट्रांसफर हो जाए, इस तरह ब्लड वेसल से होता है, लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू होता है। तो ये सब मेटास्टेसिस वगैरह के स्प्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एंजियोजेनेसिस।
सो हाउ डू ग्रोइंग ट्यूमर डेवलप अ ब्लड सप्लाई? अब ये सवाल पैदा होता है कि वो कैसे ब्लड सप्लाई वहाँ पे बनती है। करंट जो सिचुएशन है उसमें ये है कि एंजियोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय बैलेंस बिटवीन एंजियोजेनेसिस प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। इन एंजियोजेनिक ट्यूमर्स दिस बैलेंस इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ प्रोमोटर्स। ठीक है, नॉर्मली क्या, जब एंजियोजेनेसिस हो रही होती है तो एक बैलेंस होता है एंजियोजेनेसिस प्रोमोटर और इनहिबिटर्स में, मतलब वेसल बनना और वेसल का ना बनना, उसके बीच में एक बैलेंस चल रहा होता है। जब ये एंजियोजेनिक ट्यूमर्स होते हैं ना, जब इनमें वेसल्स फॉर्मेशन हो रही होती है तो ये बैलेंस ज्यादातर प्रोमोटर की तरफ चला जाता है, ज्यादा ब्लड वेसल्स बनने की तरफ, उसको प्रमोट करने की तरफ। Early in their development, most human tumors do not induce angiogenesis. Starved of nutrition, these tumors remain small or in situ, possibly for years, until an angiogenic switch terminates this stage of vascular quiescence. ठीक है, वो आपकी बुक में बताता है कि मोस्टली जो ट्यूमर्स होते हैं ना वो एंजियोजेनेसिस शुरू में नहीं प्रोड्यूस करते, इसलिए मोस्टली ट्यूमर्स का आप लोगों को पता नहीं चलता। ठीक है, वो न्यूट्रिशन के बगैर एक या तो छोटे छोटे से रहते हैं या फिर इन सीटू होते हैं। इन सीटू मतलब एक साइड पे खामोशी से पड़े रहते हैं काफी सालों तक, जब तक कि कोई एंजियोजेनिक स्विच नहीं होती। मतलब जैसे आप स्विच करते हो ना इलेक्ट्रिक स्विच को, एक स्विच होती है जो कि इस टर्मिनेट करती है इस खामोशी को, इसको तोड़ती है जाके, वो न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन को प्रोमोट करेगी। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एंजियोजेनिक स्विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंजियोजेनिक फैक्टर एंड लॉस ऑफ एंजियोजेनिक इनहिबिटर। वही बात, दीज फैक्टर में प्रोड्यूस बाय ट्यूमर सेल देमसेल्फ, या तो ट्यूमर सेल्स खुद ये फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं या बाय इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब तुम लोगों को एमसीक्यू आ सकता है कि कौन ये जो एंजियोजेनिक फैक्टर्स है ये कौन प्रोड्यूस करता है? क्या ट्यूमर सेल प्रोड्यूस करते हैं, या ट्यूमर सेल प्रोड्यूस नहीं करते, क्या इन्फ्लेमेटरी सेल प्रोड्यूस करते हैं, क्या कोई और सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सारा लिखा है। इसके इस तरह प्रोटीजेस कुछ एंजाइम है जो कि ट्यूमर सेल्स रिलीज करते हैं, या स्ट्रोमल सेल इन रिस्पांस टू ट्यूमर आर आल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द बैलेंस between angiogenic and anti-angiogenic. Many proteases can release pro-angiogenic basic fibroblast growth factor that is stored in the extracellular matrix. Conversely, the angiogenesis inhibitor angiostatin and endostatin are produced by the proteolytic cleavage of plasminogen and collagen respectively. ठीक है, अब वो बता रहा है कि जितने भी प्रोटीएजेस एंजाइम्स है ना वो प्रो एंजियोजेनिक बेसिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में स्टोर होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये सब ट्यूमर्स में एंजियोजेनेसिस में रोल प्ले करते हैं। इसके बरक्स जो कुछ एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स हैं उनके नाम भी उसने बताया, मैं बुक में, एंजियोस्टेटिन एंड एंडोस्टेटिन। ठीक है, इनके नाम बच्चों याद कर लेना कि कौन से ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर हैं और कौन से एंजियोजेनेसिस इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं। So, a local balance of the angiogenic and anti-angiogenic factor is influenced by several factors. Relative lack of oxygen due to hypoxia, ठीक है, stabilizes H1, F1 alpha and oxygen sensitive transcription factor, which then activates the transcription of pro-angiogenic cytokines, vascular endothelial growth factor and fibroblast growth factor. ठीक है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी ना हाइपोक्सिया की वजह से, उसकी वजह उस वक्त क्या होता है कि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसका नाम बताया हुआ है H1F1 वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, वो एक्टिव करेगा प्रो एंजियोजेनिक साइटोकाइन जैसे जितने भी ग्रोथ फैक्टर है ना, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इन सबको एक्टिवेट करते हैं। ये फैक्टर्स फिर क्या करते हैं, एंजियोजेनिक ग्रेडियंट एक प्रोड्यूस करते हैं, नई एंडोथेलियल सेल्स को प्रोलिफरेट करेंगे, न्यू ब्लड वेसल्स की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अब वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का क्या काम होता है, इट आल्सो इंक्रीजेस द एक्सप्रेशन ऑफ ligands that activates the नॉट सिग्नलिंग pathway which regulates the branching and density of new blood vessels. So इन ग्रोथ फैक्टर्स के बच्चों नाम याद कर लेना, एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं। ठीक है, कि कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो म्यूटेशन इन्वॉल्विंग द ट्यूमर सप्रेसर एंड ऑन्कोजीन्स इन कैंसर ऑल्सो टिल्ट द बैलेंस। अब ये वही बात आ गई, ट्यूमर सप्रेसर्स और ऑन्कोजीन्स ये भी हमने पीछे पढ़े थे कि इनकी म्यूटेशन हो उस वक्त भी एंजियोजेनेसिस का जो बैलेंस है ना वो टिल्ट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल P53 कैन स्टिमुलेट एक्सप्रेशन ऑफ एंटी एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज थ्रोम्बोस्पोंडिन 1 and repress the expression of pro-angiogenic molecules such as vascular endothelial growth factor. अब तुम लोग को एमसीक्यूज में इस तरह से आ सकता है कि जी कोई एंटी एंजियोजेनिक फैक्टर्स लिखे हों, ठीक है, उसको कौन स्टिमुलेट करता है, जैसे P53 का पता होना चाहिए, एंटी एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए, अगर एमसीक्यू में आए क्या नाम है, थ्रोम्बोस्पॉन्डिंग, थ्रोम्बोमॉड्यूलिन, इस तरह के 3-4 में अगर लिख दूं आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपको पता होना चाहिए कि प्रो एंजियोजेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से, पीछे हमने काफी दफा पढ़ा, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। जब P53 का लॉस हो जाएगा ट्यूमर सेल्स में, ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53, अगर तुम लोगों को याद हो लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा था, अगर उसका लॉस हो जाए तो ना सिर्फ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स लॉस हो जाते हैं, हमने पढ़े थे ना कुछ S1 और G1 से S फेज था, फिर G2 से M फेज था। ठीक है, जिसमें ग्रोथ और सिंथेसिस फेज होती है, फिर ग्रोथ और माइटोसिस फेज होती है। तो सारा ट्यूमर सेल्स का मेटाबॉलिज्म
चेंज हो जाता है, ठीक है। और एंजियोजेनेसिस का एक जो एनवायरनमेंट है ना, उसकी तरफ वो ले जाता है। मतलब जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स खत्म हो गए तो ऑब्वियसली ट्यूमर का सेल्स का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स बनेंगी, ट्यूमर ग्रो करता रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा और मजीद गड़बड़ पैदा करता रहेगा। सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, अब वो पीछे भी ये लाइन हमने पढ़ी थी कि सिग्नल पाथवे होते हैं, जैसा रैस मैप काइनेज पाथवे, पीछे हमने नॉच सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा था, इनकी मदद से ये चलते हैं, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ ट्यूमर सेल्स में ये ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं और इनका कैंसर पेशेंट्स में इनका एलिवेटेड लेवल होता है, जितने भी ये ग्रोथ फैक्टर्स है ना, फाइब्रोब्लास्ट, वेस्कुलर एंडोथेलियल, इनका। फिर जो आइडिया है कि एंजियोजेनेसिस एसेंशियल है सॉलिड ट्यूमर्स के लिए, सॉलिड ट्यूमर सिग्निफिकेंट ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ दीज एंजियोजेनेसिस, ठीक है। एंड दीज एजेंट्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ आर्मामेंटेरियम दैट ऑन्कोलॉजिस्ट यूज अगेंस्ट कैंसर। कार्डिनल एग्जांपल इज बेविसिजुमैब, ठीक है, एक एंटीबॉडी है, न्यूट्रलाइज करती है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर एक्टिविटी को और मल्टीपल कैंसर्स की थेरेपी में यूज होती है, ठीक है। जब ग्रोथ फैक्टर्स को वो न्यूट्रलाइज करेगी, इसका मतलब है एंजियोजेनेसिस नहीं होगी, ट्यूमर रुक जाएगा, ठीक है। सो ये एक ड्रग है, ठीक है, बेवासिजुमैब, ठीक है। ये एंटीबॉडी है जो कि न्यूट्रलाइज करती है और कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करती होती है, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ मैकेनिज्म है जो परसिस्टेंस और प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर में हेल्प करते हैं, ठीक है। या फिर जो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं मैकेनिज्म, वो अभी इतने क्लियरली नहीं पता, ठीक है। कुछ ट्यूमर सब क्लोन्स हैं जो कि बन रहे हैं, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेटर इन्वेजिव मेटास्टैटिक पोटेंशियल गेन, जो कि होस्ट वेसल्स को एक्सेस कर लेते हैं। अब मोडेस्ट बेनिफिट ऑफ एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी, ठीक है, मतलब वेसल ना बनने की जो थेरेपी है जो हमने पीछे पढ़ी थी, जैसे ड्रग का नाम हमने पीछे पढ़ा था, it highlights the precious nature of advanced cancer, okay, which can even elude therapies directed at stromal supports such as endothelium that are genomically stable and thus presumably immune to Darwinian pressure that lead cancer cells to acquire more malignant phenotype over time, ठीक है। अब कुछ एंटी एंजियोजेनिक थेरेपीज हैं वो हाईलाइट करती हैं कि इनका एडवांस कैंसर में क्या रोल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये इतनी इम्पोर्टेंट लाइंस नहीं है, बस मेन ग्रोथ फैक्टर्स तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से एक्ट करते हैं, कौन से पाथवेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो अगला हॉलमार्क है, जो लास्ट हॉलमार्क है कैंसर का, वो है इन्वेजन और मेटास्टेसिस। कैंसर जब तक इन्वेड नहीं करता आसपास के सेल्स को, नॉर्मल स्टोमा को, तब तक इसका मतलब है कि वो मेलिग्नेंट नहीं है, और मेटास्टेसिस हमने बार बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर की स्प्रेड में, ठीक है। For tumor cells to emerge from a primary mass, enter blood vessel lymphatic and produce a secondary growth at a distant site, मतलब ट्यूमर निकला एक प्राइमरी जगह से, ब्लड वेसल में घुस गया, लिम्फेटिक्स में घुस गया, किसी भी तरीके से किसी और दूर जगह पे जाके अपना एक नई ग्रोथ बनाना शुरू करती, ठीक है। इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप उसने बताया कि इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हर जितने भी जितना एक टिश्यू होता है ना, उसका एक मैट्रिक्स होता है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिससे वो मिल के बना होता है। इसके अलावा वैस्कुलर डिसेमिनेशन, होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल एंड कोलोनाइजेशन, मतलब वेसल के अंदर डिसेमिनेट करना। मेटास्टैटिक कैस्केड का मतलब यही है कि ट्यूमर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये मेटास्टेसिस का प्रोसेस किस फेज में चलता है, दो फेज हैं, ठीक है। एक तो जब तक वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वो फाइब्रस टिश्यू को इन्वेड कर लेगा, आसपास की जितनी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्वेड कर लेगा, एपिथेलियम को इन्वेड कर लेगा, ये सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ रहे हैं, और वैस्कुलर डिसेमिनेशन वेसल को इन्वॉल्व करेगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So the structural organization and function of the normal tissue is of greater extent. सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को किस तरह से इन्वेड करेगा, ठीक है। नॉर्मल टिश्यू का जो स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन है वो सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बन के बना होता है। टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कंपार्टमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय टू टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, सॉरी। एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हर टिश्यू को, हर सेल को सराउंड करती है। दूसरी क्या चीज होती है, बाहर की कवरिंग हो गई, और अंदर का क्या हो गया, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बाहर की चीज, अंदर की चीज। Although organized differently, each of these component of extracellular matrix is made up of collagen, glycoproteins and proteoglycans, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो बने होते हैं कोलेजन के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के और प्रोटियोग्लाइकेन्स के। सो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के कितने कंपार्टमेंट्स हैं और ट्यूमर किस तरह से इन्वेड करेगा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को। सो ट्यूमर मस्ट इंटरेक्ट विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एट सेवरल स्टेजेस इन
मेटास्टेटिक कैस्केड, कार्सिनोमा मस्ट फर्स्ट ब्रीच द अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जब जिस तरह कैंसर बढ़ना शुरू हुआ ना, सबसे पहले जिस तरह एक घर कह लो, घर का एक गेट होता है ना, फिर गेट के अंदर आप एंटर होते हो, फिर गेट के अंदर लॉन आया और आया, सहन आया, ठीक है, फिर कमरे शुरू होते हैं। इस तरह एक ट्यूमर को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ट्यूमर ने सबसे पहले किसी भी टिश्यू या ऑर्गन की बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच करना है, उसको तोड़ना है, फिर आगे बढ़ेगा। आगे कनेक्टिव टिश्यू आ गया, सहन बरामदा आ गया, उसको असेस करता हुआ फिर अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आना शुरू हो गया, सर्कुलेशन में घुस जाएगा, वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन को, एंडोथेलियल सेल्स को पेनिट्रेट कर जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन रिवर्स व्हेन ट्यूमर सेल एम्बुलाई एक्स्ट्रावेजेट एट डिस्टेंट साइट। तब अब ये प्रोसेस रिपीटेड होता है रिवर्स में, जब ट्यूमर सेल्स एम्बुलाए, जो एम्बुलाए हमने पीछे हेमोडायनामिक्स में पढ़ा था ना, ये किसी डिस्टेंट साइट को एक्स्ट्रावेजेट करेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे डिस्टेंट साइट पे जा रही है, वो डायरेक्ट तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं पहुंच सकता ना, वो ब्लड या किसी लिम्फेटिक के थ्रू पहुंचेगा, ठीक है। सो इन्वेजन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इनिशिएट्स द मेटास्टेटिक कैस्केड एंड इज एन एक्टिव प्रोसेस that can be resolved into several steps, ठीक है। सो बेसिकली जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की इन्वेजन है ना, वो इसी तरह से होगी कि पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन को वो तोड़ेगा, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू में ट्यूमर जाएगा और अल्टीमेटली सर्कुलेशन को पेनिट्रेट कर लेगा बाय पेनिट्रेटिंग द वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, फिर लूजनिंग अप ऑफ ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल इंटरेक्शन, ठीक है, ये सेवरल स्टेप्स बता रहे हैं कि किस तरह से ट्यूमर सेल से का लूजनिंग और उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा, अटैचमेंट टू द नोवल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपार्टमेंट होगा, एंड माइग्रेशन एंड इन्वेजन ऑफ ट्यूमर सेल्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब चल रहा होता है कि किस तरह वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को तोड़ता जाएगा, उसके कंपोनेंट्स के साथ अटैच होता जाएगा, इन्वेड करता जाएगा ट्यूमर सेल्स को, माइग्रेट होता जाएगा। So dissociation of cancer cell from one another is often the result of alterations in intercellular adhesion molecule and is the first step in the process of invasion. So आपको ये बोल्ड लाइन पता होनी चाहिए, एमसीक्यू आप लोगों को आ सकता है, ठीक है, कि एक ट्यूमर की एक दूसरे से डिसोसिएशन, ठीक है, और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ एडिशन, ये फर्स्ट स्टेप होता है इन्वेजन का। इन्वेजन का मतलब ये है कि ट्यूमर सेल एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है, और अब वो किसी, जिसे कह लो ना, किसी ऐसी जगह पे जाके अटैच होने के लिए तैयार हैं जो उस जगह से मुख्तलिफ है, इन्वेड कर रहे हैं आस पास की स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्राइमरी ट्यूमर बताया हुआ है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बताए हुए, क्लोनल एक्सपेंशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है एंड एंजियोजेनेसिस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल, अब यहाँ पे देखो मेटास्टेटिक सब क्लोन हो रहा है, ठीक है। एक सेल कितने में ट्रांसफर हो गया, ये देखो एक था, ये प्राइमरी ट्यूमर बन गया, ठीक है, साथ देखो वेसल रन कर रही है, ये रेड कलर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एडिशन टू एंड इन्वेजन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सारा बीच वाला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच किया ट्यूमर ने, अंदर घुस आया, ठीक है। अब क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से गुजरता आ रहा है, ये पॉइंट इसके सामने लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये लाइट पिंक कलर का, इसमें से गुजरता हुआ ट्यूमर आगे आया, ठीक है। अब ये क्या आई, रेड कलर की ब्लड वेसल आ गई, ठीक है, इंट्राविजेशन, अब ट्यूमर इसके अंदर घुस गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और चीजें भी हैं, यहाँ ब्लड वेसल में हर चीज होती है ना, प्लेटलेट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल एक लिम्फोसाइट है, ठीक है। फिर अब यहाँ से होस्ट लिम्फोसाइट्स के साथ ये इंटरेक्ट कर लेगा, ये लिम्फोसाइट के साथ जाके अटैच हो गया, फिर ट्यूमर सेल एम्बुलस, ये एक एम्बुलस बन गया, ठीक है, इसके साथ प्लेटलेट्स अटैच हो गए। ये देखो जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि जो फ्लोटिंग थ्रोम्बस होता है, ठीक है, वो एम्बुलस कहलाता है। सब अब क्या किया इसने, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया, ठीक है, एडिशन हो गई इसकी वेसल की बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, और मेटास्टेटिक यहाँ से देखो इन्वेट करता गया, एक्स्ट्राविजेशन, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की तरफ निकल गया, इंट्राविजेशन होता है अंदर की तरफ घुसना, एक्स्ट्राविजेशन अब वेसल से बाहर निकल रहा है, बाहर निकला, ठीक है, मेटास्टेटिक डिपॉजिट चलना कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से एक ट्यूमर ट्रांसफॉर्म्ड सेल चलना शुरू हुआ था, और अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर से होता होता वेसल को भी उसने खराब कर दिया, वेसल्स के आगे से उसने मेटास्टेटिक डिपॉजिट भी बना दिए। अब देखो मेटास्टेटिक डिपॉजिट बना, यहाँ पे एंजियोजेनेसिस, यहाँ से ब्लड वेसल का एक छोटा सा कंपोनेंट बन के एक नई ब्लड वेसल यहाँ बन गई, एक तो ये बड़ी ब्लड वेसल है ना, फिर यहाँ देखो एक छोटी सी ब्लड वेसल लगी, उसने इस ट्यूमर को पकड़ ली है, जकड़ ली है, ठीक है। अब वो यहाँ से ये ट्यूमर सेल इससे ब्लड सप्लाई ले रहा है, ठीक है, और जब ब्लड सप्लाई लेता जाएगा तो ये ट्यूमर आगे ग्रो करता जाएगा। सो ये डायग्राम बेसिकली आपको सारा मेटास्टेसिस और इन्वेजन का प्रोसेस समझा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी देखो, ठीक है, यहाँ पे एपिथेलियम बेसमेंट
मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स बताए हुए हैं, कोलेजन बताया हुआ है कि लूजनिंग ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, यहाँ लूजनिंग हो गई, फिर डिग्रेडेशन हो गई एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की, यहाँ पे मेटालोप्रोटीनेजेस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टाइप और कोलेजन ये सब रिलीज हो रहे हैं, और माइग्रेशन और इन्वेजन ये किस तरह से ट्यूमर सेल्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन लूज हुआ, ट्यूमर सेल ने डिग्रेड करना शुरू कर दिया, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होना शुरू हो गए और माइग्रेशन और इन्वेजन होना शुरू हो गई। सो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं अपने एक दूसरे के साथ टाइटली ग्लूड होते हैं, ठीक है। एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाय वैरायटी ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल, और जब सेल टू सेल इंटरेक्शन होगी ना, वो नॉर्मली किस तरह से मीडिएट होती है, विद द हेल्प ऑफ कैडरिन फैमिली ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। कैडरिन फैमिली का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ई कैडरिन, ये हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। कैडरिन से याद रखना है ADH एडहेर, ठीक है, जो कि एपिथेलियल सेल्स का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, और ये एपिथेलियल सेल्स को आपस में एडहेर बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। इट मीडिएट्स द ई से एपिथेलियम याद रखनी है, और कैडरिन से एडहेरेंस से याद रखना है, ADH से एडहेर, एपिथेलियल सेल्स को आपस में ग्लूड करके देखता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। इट मीडिएट्स द होमोपोएटिक एडिशन ऑफ एपिथेलियल सेल सर्विंग टू बोथ होल्ड द सेल टुगेदर एंड टू रिले सिग्नल बिटवीन द सेल। और जितने भी एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, जैसे एडिनोकार्सिनोमा कोलोन का है, स्टमक का है, ब्रेस्ट का है, ई कैटरिन फंक्शन खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो गया? क्योंकि जब तक वो खत्म नहीं होगा, इसका मतलब है कि एपिथेलियल सेल्स आपस में जुड़े रहेंगे। जब ई कैटरिन का फंक्शन ही खत्म हो गया, इसका मतलब है कि एपिथेलियल सेल्स आपस में टाइटली बाइंड नहीं रहे, अब वो लूजन हो जाएंगे। जब वो लूज होंगे तो ट्यूमर सेल अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह ट्यूमर आगे इन्वेड करता जाएगा। सो डिग्रेडेशन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू इज द सेकंड स्टेप इन इन्वेजन। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? डिसोसिएशन ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन एंड अदर। कैंसर सेल्स एक दूसरे से अलग होकर इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ और इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन्वेजन का। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा, बेसमेंट मेम्ब्रेन टूटी और इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ट्यूमर घुसना शुरू हुआ, सेकंड स्टेप ऑफ इन्वेजन है। सो ट्यूमर सेल में अकॉम्प्लिश दिस बाय अदर सिक्रेटिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जाहिर है वो वहां पे कुछ एंजाइम भी रिलीज करेगा, ठीक है, फैक्टर्स रिलीज करेगा, या स्ट्रोमल सेल से कुछ फाइब्रोब्लास्ट इन्फ्लेमेटरी सेल्स फैक्टर रिलीज करेंगे, प्रोटीएजेस वगैरह, ठीक है। सो डिफरेंट फैमिली ऑफ प्रोटीएजेस इसमें रोल प्ले करती हैं, ये पीछे यहाँ पे लिखी हुई थी इस डायग्राम में, ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस ये वाली बच्चों पे, ठीक है। और इसके अलावा ये कैडरिन्स वगैरह, इसके अलावा ये रिसेप्टर्स अटैच हैं, लेमिनिन वगैरह, टाइप 4 कोलेजन, ठीक है, ये सब उसने जिक्र किया हुआ है यहाँ पे। ये मेटालोप्रोटीनेजेस, कैथेप्सिन डी, यूरोकाइनेज, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर हैज बीन इम्प्लिकेटेड इन ट्यूमर सेल इन्वेजन। सो ये डिफरेंट प्रोटीएजेस की फैमिली हैं, ठीक है। इनके नाम याद रखना, MMP है, कैथेप्सिन डी है, यूरोकाइनेज है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ट्यूमर सेल इन्वेजन में रोल प्ले करती हैं। सो MMP क्या करती हैं? दे रेगुलेट ट्यूमर इन्वेजन नॉट ओनली बाय रीमॉडलिंग द इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन and interstitial matrix, but also releasing the extracellular matrix requested growth factor. Indeed, cleavage products of collagen and proteoglycan also have chemotactic, angiogenic, and growth promoting। अच्छा सॉरी बच्चे, इकरा आपने क्या चैट बॉक्स में लिखा है? न्यू ब्लड वेसल प्रिंसिपल वेसल से। जी बच्चे, प्रिंसिपल वेसल से ही बनेगी ना, बिल्कुल प्रिंसिपल वेसल से ही बनेगी इकरा। अच्छा, अब जो क्लीवेज प्रोडक्ट होते हैं कोलेजन या प्रोटियोग्लाइकेन के, उनके अंदर एंजियोजेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे मैट्रिक मेटालोप्रोटीनेज 9 है, ठीक है। जिलेटिनेज है एक टाइप ऑफ एंजाइम, जिसका काम क्या होता है? इट क्लीव्स टाइप 4 कोलेजन ऑफ द एपिथेलियल एंड वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड आल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स रिक्वेस्टेड फूड्स, ठीक है। ये आप लोगों को MCQ आ सकता है, ठीक है, कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज का क्या काम है। इन्होंने टाइप 4 कोलेजन को ब्रेक करना है। इसके अलावा कुछ बिनाइन ट्यूमर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट के, कोलोन के और स्टमक के, ठीक है, उन वो भी टाइप 4 कोलेजनेज एक्टिविटी रिसीव करते हैं। Concurrently, the concentration of metalloproteinase inhibitors are reduced so that the balance is greatly tilted towards tissue degradation. Indeed, overexpression of matrix metalloproteinase has been reported for many tumors. ठीक है, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस का फंक्शन याद रखना है, जितने भी कोलेजिनेज हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या है इन्वेजन का? अटैचमेंट ऑफ ट्यूमर सेल्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स, ठीक है। अब वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अंदर आ गए हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स के साथ ट्यूमर सेल्स अटैच होना शुरू हो गए, ठीक है। सो नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे इंटेग्रिन, और फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन लेमिनिन एंड कोलेजन
that are polarized at their basal surface. These receptors help to maintain the cell in a resting differentiated state. ठीक है, नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे पीछे डायग्राम में भी इंटेग्रिन्स वगैरह बने हुए हैं, लेमिनिन्स वगैरह बने हुए हैं, कोलेजेंस बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल को एक रेस्टिंग और डिफरेंशिएटेड स्टेट में रखते हैं, और जब ये एडिशन लूज होना शुरू हो जाएगी तो एक तो इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी, इसके अलावा ट्यूमर सेल्स रेजिस्टेंट होते जाएंगे, ठीक है। द मैट्रिक्स itself is modified in a way that promote invasion and matrix, for example cleavage of the basement membrane protein collagen 4 and laminin by matrix metalloproteinase 2 and 9 generate novel sites that bind to receptor tumor cell and stimulates migration. सो एडिशनली ट्यूमर सेल्स जो है ना वो इस तरह मॉडिफाइड होते हैं कि दे प्रोमोट इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। और इसके अलावा जो इतने भी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हैं इनको मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस 2 और 9 इनकी क्लीवेज करते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं ट्यूमर सेल्स के साथ और माइग्रेशन या इन्वेजन होती है। एंड लास्ट स्टेप इज लोकोमोशन, फाइनल स्टेप ऑफ इन्वेजन। अच्छा, अब ये इन्वेजन के स्टेप्स तुम लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यू अगर तुम लोग को आए कि मेटास्टेसिस के इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है, या इन्वेजन के इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है, किस तरह से ट्यूमर इन्वेड करता है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। ये 4-5 स्टेप्स हैं, ठीक है। And locomotion is the final step of invasion, propelling the tumor cells through the degraded basement membrane and zone of the matrix proteolysis. So migration is a multi-step process, involves many family of receptor. Cell must attach to the matrix at the leading edge, detach from the matrix, ठीक है, and contract the actin to ratchet forward, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ें वही चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों, कोलेजन का फंक्शन, ग्रोथ फैक्टर्स का फंक्शन, ठीक है, ये देख लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बोल्ड पॉइंट्स हैं वो तुम लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा, अब रिसेंट ईयर्स में ये कंफर्म हो चुका है कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड स्ट्रोमर से जो ट्यूमर सेल्स को सराउंड करते हैं, दे आर नॉट अ मेयर स्टैटिक बैरियर फॉर ट्यूमर सेल टू ट्रांसफर, बट इंस्टेड दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरिड एनवायरनमेंट इन विच द सिग्नलिंग बिटवीन ट्यूमर सेल एंड स्ट्रोमर सेल में आइदर प्रमोट और प्रिवेंट ट्यूमरोजेनेसिस और ट्यूमर प्रोग्रेशन, ठीक है। सो जितने भी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स और स्ट्रोमर सेल्स है ना जो ट्यूमर सेल्स को सराउंड करते हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि वो मेयर एक स्टैटिक बैरियर नहीं है, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक सिग्नलिंग होती है ट्यूमर सेल्स और स्ट्रोमर सेल्स के बीच में, जो कि ट्यूमर को या तो प्रमोट करती है या उसको बनने से रोकती है या ट्यूमर की प्रोग्रेशन में हेल्प करती है। और काफ़ी सारी स्टडीज हैं जिन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है दैट ट्यूमर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट एग्जिबिट ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ जीन दैट इनकोड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स, प्रोटीएजेस, प्रोटीएज इनहिबिटर्स एंड वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स. These tumors reside in a complex and even changing milieu composed of extracellular matrix. अब ये वही बातें उसने लिखी हुई है, ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट का जिक्र, मैट्रिक प्रोटीएज वगैरह, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स। अच्छा, अब दूसरा जो प्रोसेस था इस वेस्कुलर इन्वेजन का, सॉरी ये मेटास्टेसिस एंड इन्वेजन का, वो था वैस्कुलर। पहले हमने पढ़ा ना कि इन्वेजन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब दूसरा पॉइंट है वैस्कुलर डिसेमिनेशन एंड होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल। वैस्कुलर डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि वेसल के अंदर डिसेमिनेट हो जाना, फैल जाना। अब ट्यूमर सेल सर्कुलेशन में तो आ गए हैं, देन ट्यूमर सेल्स आर वनरेबल टू डिस्ट्रक्शन बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म इंक्लूडिंग मैकेनिकल शियर स्ट्रेस, एपोप्टोसिस स्टिमुलेटेड बाय लॉस ऑफ एडहेजन। अच्छा, एन ओइकिस, एनोइकिस का टर्म का पता होना चाहिए, डेफिनेशन इसकी पता होना चाहिए। एनोइकिस क्या है? एपोप्टोसिस विच इज स्टिमुलेटेड बाय द लॉस ऑफ एडहेजन। ऐसी एपोप्टोसिस के एडहेजन के लॉस होने से जो स्टार्ट हो। एंड इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सो एक दफा जब सर्कुलेशन के अंदर ट्यूमर सेल्स घुस आए हैं, ठीक है, अब वो डिफरेंट तरह के उनको सामना होगा, डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट का, एपोप्टोसिस का सामना होगा, उनको स्ट्रेस वगैरह मैकेनिकल मिल सकता है। अच्छा, अब जब सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो ट्यूमर सेल नॉर्मली एग्रीगेट करते हैं क्लम्स की फॉर्म में, जैसे पीछे डायग्राम में बनाया हुआ था। डिफरेंट एडिशन मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं ब्लड के अंदर, जैसे प्लेटलेट्स था, प्लेटलेट्स देखा था पीछे डायग्राम में, वो येलो कलर के प्लेटलेट्स अटैच हो गए थे इस तस्वीर में देखो, येलो कलर के प्लेटलेट्स नजर आ रहे हैं जो ट्यूमर सेल का एम्बुलेंस बना हुआ है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा arrest and extravasation of tumor emboli at distant side involves adhesion to the endothelium. Then involved in these processes are adhesion molecules, हमने पीछे पढ़े, इंटेग्रिन है, लेमिनिन है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, ये सारे एडिशन मॉलिक्यूल है। अब एक लाइन यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज द CD44 एडिशन मॉलिक्यूल व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन नॉर्मल T lymphocyte and is used by these cells to migrate to selected sites in lymphoid tissue, and such migrations accomplished by binding of CD44 to hyaluronate on high एंडोथीलियल वेन्यूज, ठीक है। CD44 एक एडिशन मॉलिक्यूल है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो सॉलिड ट्यूमर फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस CD44 which appears to enhance their spread to lymph node and other metastatic sites, ठीक है। CD44 an adhesion molecule most notably expressed on solid tumor.
अच्छा, the site at which circulating tumor cells leave the capillaries to form secondary deposits is related to the anatomic location and vascular drainage of the primary tumor. ठीक है, ट्यूमर सेल्स कैपिलरीज में से कब निकलेंगे, किस तरह से सेकेंडरी डिपॉजिट बनाएंगे, वो डिपेंड करता है एक तो वेसल की लोकेशन पे, ठीक है, और एक प्राइमरी ट्यूमर की वेस्कुलर ड्रेनेज पे, ठीक है, एंड ट्रोपिज्म ऑफ द पार्टिकुलर ट्यूमर्स फॉर स्पेसिफिक टिश्यू, और एक पर्टिकुलर ट्यूमर की एक स्पेसिफिक टिश्यू के साथ जो अटैचमेंट है, ठीक है, जो उसका वहां से जिसे कह लो उसका वहां से लेन देन है या उसका जो वहां से ताल्लुक है, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है कि ट्यूमर सेल्स किस तरह से कैपिलरी में निकलेंगे और कहाँ पे जाएंगे. So most metastasis occur in the first capillary bed attached to the available to the tumor. जितनी मेटास्टेसिस जो होगी ना, जो फर्स्ट कैपिलरी जो मोस्टली मेटास्टेसिस होती है वो फर्स्ट कैपिलरी बेड में होती है जो कि ट्यूमर के साथ अवेलेबल होता है. ठीक है, इस तरह नेचुरल पाथवेज जो बताए हुए ड्रेनेज डू नॉट होली एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटास्टेसिस. फॉर एग्जांपल कुछ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है वो कहाँ पे स्प्रेड करते हैं, प्रेफरेंशली बोन में. इस तरह ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है लंग के, वो कहाँ प्रेफरेंशली स्प्रेड करते हैं, एड्रिनल्स में. ठीक है, ये मेटास्टेसिस का बता रहा है. और ब्रेन, इस तरह कुछ न्यूरोब्लास्टोमास हैं, ठीक है, वो कहाँ प्रेफरेंशली स्प्रेड करेंगे, लिवर और बोन्स में. सो ये छोटी छोटी पॉइंट्स तुम लोगों को पता होने चाहिए. एंड सच ऑर्गन ट्रोपिज्म, ठीक है, उसकी ट्रेवलिंग रिलेट करती है फॉलोइंग मैकेनिज्म से. ट्यूमर सेल्स के अंदर कुछ एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लाइगेंड्स जो है प्रेफरेंशली एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. कीमोकाइंस, ठीक है, ये साइटोकाइंस, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स तो हम लोगों ने पढ़े होंगे एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्यूमर का टारगेट टिश्यू ढूंढने में मेटास्टेसिस के लिए. जैसे ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं कीमोकाइन रिसेप्टर CXCR4 एंड CCR5. अब जहाँ पे उसको ये मिलेंगे कीमोकाइन वो वहां जाके अटैच हो जाएगा. ठीक है, इस तरह कुछ केसेस में जो टारगेट टिश्यू होता है वो अनफेवरेबल सॉइल बना देता है, ठीक है, ट्यूमर की ग्रोथ के लिए. अच्छा, ये आप लोगों को MCQ आ सकता है इस तरह के. स्केलेटल मसल और स्प्लीन जो है वो रेयर साइट्स होती है मेटास्टेसिस की. मतलब स्केलेटल मसल्स में और स्प्लीन में ट्यूमर बहुत रेयरली मेटास्टाइज करता है. ठीक है, despite their cleverness in escaping the tissue of origin, circulating tumor cells are quite inefficient in colonizing the distant organ. Moreover, even when metastases are established, they may grow to only small, clinically insignificant size. Indeed, the concept of dormancy refers to the prolonged survival of micrometastasis without progression. Dormancy का मतलब ये है ना कि एक ट्यूमर डोरमेंट है, ठीक है, प्रोलॉन्ग सर्वाइव करता है, काफी अरसे तक डोरमेंट पड़ा रहता है, खामोश. ठीक है, इस तरह आगे वो माउस में बता रहा है. अच्छा, अब ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल दी हुई है उसने. ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस टू बोन आर मोस्टली ऑस्टियोलिटिक बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट इन मेटास्टेटिक साइट. ठीक है, जो ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टाइज करते हैं ना बोन को, वो ज्यादातर ऑस्टियोलिटिक होते हैं, मतलब वो बोन को तोड़ते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं मेटास्टेटिक साइट पे, इसका मतलब ये होता है कि बोन की तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए बोन स्कैन वगैरह कराते हैं ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर फीमेल पेशेंट्स में. अगर ब्रेस्ट कैंसर है काफी आगे स्टेज पे चला गया है तो उस पेशेंट का बोन स्कैन होना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादातर बोन्स में फैलता है. ठीक है, तो फीमेल्स का नॉर्मली पूरा बॉडी का बोन स्कैन करवाते हैं. अच्छा, इस तरह ब्रेस्ट कैंसर सिक्रीट करता है कुछ पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन जो कि ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करती है टू मेक रैंक लाइगेंड. अब रैंक लाइगेंड एक्टिवेट करेगी ऑस्टियोक्लास्ट को जो कि बोन मैट्रिक्स को डिग्रेड करेगा, ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और ये फिर आगे से मजीद गड़बड़ होती जाएगी. ठीक है, अच्छा, अब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हम मेटास्टेसिस के डेवलपमेंट में पढ़ लेते हैं कि किस तरह से ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मेटास्टेसिस होती है. कुछ ट्यूमर, वो क्वेश्चनिंग आपकी बुक में हुई भी है कि क्यों कुछ ट्यूमर्स ही मेटास्टाइज करते हैं, क्यों, वो कौन से जेनेटिक एपिजेनेटिक चेंजेस हैं तो मेटास्टेसिस को अलाउ करती हैं, मेटास्टेटिक प्रोसेस इतना इनएफिशिएंट क्यों है. ठीक है, कुछ काफी थ्योरीज हैं जो इसमें रोल प्ले करती हैं. अब नॉन मेटास्टेटिक प्राइमरी ट्यूमर एक दिखाया हुआ है ये ब्लू कलर का. ठीक है, इसमें देखो मेटास्टेटिक वेरिएंट आया और ये मेटास्टेसिस हो गई. फिर मेटास्टेटिक सिग्नेचर, ठीक है, डायरेक्ट मेटास्टेसिस, मेटास्टेटिक सिग्नेचर एंड वेरिएंट्स इसमें आ गए. ये भी मेटास्टेसिस हो गई. स्ट्रोमल रिस्पांस आया, इमरजेंस ऑफ मेटास्टेटिक वेरिएंट और मेटास्टेसिस. अब वो यहाँ बता रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मेटास्टेसिस डेवलपमेंट विद इन अ प्राइमरी ट्यूमर किस तरह से होती है. पहले एक नॉन मेटास्टेटिक उसने प्राइमरी ट्यूमर दिखाया हुआ है, ठीक है, मेटास्टाइज नहीं करेगा. लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम 4 मॉडल्स आर प्रेजेंटेड. ए में किस तरह उसने बताया हुआ है कि मेटास्टेसिस कॉज्ड बाय रेयर वेरिएंट क्लोन दैट डेवलप इन द प्राइमरी ट्यूमर. अब ये देखो इसके अंदर वेरिएंट आ गए ये रेड कलर के. ठीक है, मेटास्टेसिस अब दूसरे में उसने बताया हुआ है. और फिर आगे देखो ये सारा मेटास्टेसिस हो गया.
और फिर बी में उसने बताया हुआ था कि मेटास्टेसिस कॉज्ड बाय जीन एक्सप्रेशन पैटर्न ऑफ मोस्ट सेल्स, ठीक है, डायरेक्टली मेटास्टेटिक सिग्नेचर है, डायरेक्ट मेटास्टेसिस। सी में उसने बताया हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी उसने बताया हुआ है, ठीक है, मेटास्टेटिक सिग्नेचर भी है और साथ वेरिएंट्स उसमें आ गए और ये भी मेटास्टेसिस हो गई है, लेकिन ये मिक्सचर हो गया है, ठीक है। फिर डी में उसने बताया हुआ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्यूमर स्ट्रोमा, ये देखो ब्लड वेसल्स और फाइब्रस टिश्यू वगैरह इसके साथ अटैच है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूमर सेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, लोकल इन्वेजन और फलाना ये सारा देख लो किस तरह से ये प्रोसेस होता है, ये सब मेटास्टेसिस के डिफरेंट स्टेप्स बताए मैं। अच्छा, अब कुछ थ्योरीज हैं। क्लोनल इवोल्यूशन मॉडल सजेस्ट दैट एज द म्यूटेशन accumulates in the genetically unstable cancer cell and tumor become heterogeneous, a rare subset of tumor cells subclone requires a pattern of gene expression that is permissive for all steps involved in metastasis, ठीक है। जैसे जैसे म्यूटेशन क्रिएट होती जाएंगी अनस्टेबल सेल्स में, ट्यूमर हेट्रोजीनस बनता जाएगा, ठीक है, डिफरेंट क्लोनिंग होती जाएगी जीन एक्सप्रेशन की और मेटास्टाइज करता जाएगा। अब कुछ ब्रेस्ट कैंसर के सबसेट्स हैं जिनके अंदर मेटास्टेटिक जीन एक्सप्रेशन सिग्नेचर होती है similar to that found in metastasis, although no clinical evidence for metastasis is obtained. It is hypothesized that in these tumors with a metastatic signature, most if not all cells develop a predilection for metastatic spread during early stages of carcinogenesis. अब वो एक हाइपोथेसाइज कर रहा है इस मॉडल में कि जितने इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं उनमें एक मेटास्टेटिक सिग्नेचर प्रेजेंट होता है। मोस्ट इफ नॉट ऑल सेल्स डेवलप अ प्रीडायलेक्शन, ज्यादातर नहीं, ठीक है, मोस्ट, लेकिन मोस्टली, सारे नहीं लेकिन मोस्टली उनके अंदर मेटास्टेटिक स्प्रेड की पोटेंशियल होती है, प्री डायलेक्शन होती है अर्ली स्टेजेस में, ठीक है, ये मेटास्टेटिक सिग्नेचर बताया हुआ है बी में, ठीक है। अब थर्ड आइडिया वो कह रहे हैं कि अबव टू सपोज दैट द मेटास्टेटिक सिग्नेचर इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है, ये भी एक थ्योरी का पॉइंट बता रहा है क्लोनल मॉडल जो इवोल्यूशन मॉडल है। फाइनली एविडेंस है कि कैपेसिटी फॉर मेटास्टेसिस इन्वॉल्व नॉट ओनली द प्रॉपर्टीज इंट्रिंसिक बट लेकिन इसके अलावा स्ट्रोमा, इम्यून सेल्स, एंजियोजेनेसिस जो पीछे वेसल के साथ ये लगी हुई है ना चीजें डी में, ये सब भी रोल प्ले करती हैं। सो one open question is whether there are genes whose principal or sole contribution to tumorigenesis is to control metastasis, ठीक है, जीन्स का रोल। और इसके अलावा मेटास्टेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ठीक है, which involves a variety of steps and pathways. It is thought that metastasis oncogenes या metastasis suppressor genes are few in number. A metastasis suppressor gene होता क्या है? It is defined as a gene whose loss promotes the development of metastasis. ठीक है, जिसने हमने ट्यूमर suppressor gene पढ़ा था, इसका एक metastasis suppressor gene है जो लॉस हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि मेटास्टेसिस होगी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे कैंडिडेट्स फॉर मेटास्टेसिस ऑन्कोजीन्स आर स्नेल एंड ट्विस्ट विच इनकोड द, अब ये मेटास्टेसिक ऑन्कोजीन्स बताए हुए, ठीक है, जिसने हमने ट्यूमर ऑन्कोजीन्स पढ़े हुए ना, इस तरह मेटास्टेसिस के भी ऑन्कोजीन्स जिसका नाम स्नेल एंड ट्विस्ट है, ये नाम है, ठीक है, विच इनकोड्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रमोट द एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, एपिथेलियल ई फॉर एपिथेलियम, एम फॉर मेसेनकाइमल एंड टी फॉर ट्रांजिशन। एपिथेलियम से मेसेनकाइमल मतलब स्ट्रोमा के अंदर ट्रांजिशन, उसके चेंज होने को हम सारा मेटास्टेटिक ऑन्कोजीन्स जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स उनका फंक्शन होता है। एपिथेलियल जब मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होती है तो कार्सिनोमा सेल्स जो है सर्टेन एपिथेलियल मार्कर्स को डाउन रेगुलेट कर देते हैं, उनके फंक्शंस को, जैसे ई कैड्रिन हमने पीछे पढ़ा था, मतलब उसके फंक्शन को डाउन कर देंगे और अप रेगुलेट कर देंगे वाइमेंटिंग और स्मूथ मसल एक्टिन को, जिन्होंने ये वेसल्स बनानी है, जिन्होंने स्ट्रोमा बनाना है, फाइब्रस टिश्यू बनाना है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर या मेसेनकाइमल कंपोनेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब चेंजेस क्या करेंगे, डिफेवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रो माइग्रेटरी फिनोटाइप दैट इज एसेंशियल फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है। बाकी वही ई कैड्रिन का पॉइंट बताया हुआ है कि ई कैड्रिन का लॉस जो है वो की इवेंट होता है एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन में, एंड स्नेल एंड ट्विस्ट आर द ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर्स दैट डाउन रेगुलेट द ई कैड्रिन एक्सप्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेटास्टेटिक ऑन्कोजीन्स हैं। अच्छा, अब रोल ऑफ स्ट्रोमल एलिमेंट्स मेटास्टेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ मैक्रोफेज होते हैं स्ट्रोमा में, वो मैट्रिक्स डिग्रेडेटिंग प्रोटीएजेस रिलीज करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स की क्लीवेज की वजह से एंजियोजेनिक फैक्टर या ग्रोथ फैक्टर जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज होते हैं। सो स्ट्रोमल एलिमेंट्स जितने भी होते हैं ना वेसल में, जैसे फाइब्रस टिश्यू है, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में वेसल्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, अब इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस, ये बच्चों लास्ट पॉइंट है हमारा कैंसर के हॉल मार्क्स में, सेकेंड लास्ट हमारा इन्वेजन था, और द इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस। अब होस्ट डिफेंस के अंदर हमने इवेड करना है, घुसना है, ठीक है।
हमारा जो होस्ट का एक मुदाफ़ाती वो हिफाज़ती जिसे कह लो ना उसका एक इम्यून सिस्टम है, अब उस तक हमने पहुँचना है कैंसर ने, ठीक है? Long one of the holy grails of oncology, the promise of therapies that enable the host immune response to recognize and destroy cancer cell is finally coming to fruition, largely due to clear understanding of the ways by which cancer cell evade the host response. ठीक है? अब कुछ थ्योरीज बताई हुई है, जैसे पॉल इलरिच ने बताया कि ट्यूमर सेल्स पहले ह्यूमर सेल्स को ऐसा फौरन रिकॉग्नाइज किया जाता है, इम्यून सिस्टम उनको बॉडी से बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करती है। इसके अलावा लुइस ने और मार्केट फिनलेन ने बताया हुआ है कि जी इम्यून सर्विलेंस का एक प्रोसेस होता है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज टू कॉन्स्टेंटली स्कैन द बॉडी फॉर इमर्जिंग मेलिग्नेंट्स। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो भी तो खामोश नहीं बैठेगा, वो स्कैन करता रहेगा कि पूरी बॉडी को हर वक्त की बॉडी में कोई मेलिग्नेंट सेल आए तो उसको खत्म करने की कोशिश करे, ठीक है? और ये काफी सारी ऑब्जर्वेशन हुई जिसमें प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स देखे गए अराउंड ट्यूमर, ठीक है? लिम्फोसाइट्स का काम क्या है कि बॉडी के एज ए डिफेंस सेल्स, ठीक है, वो फौरन एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? लिम्फ नोड्स में रिएक्टिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। रिएक्टिव चेंजेस का मतलब ये है कि लिम्फ नोड्स ने कोई रिएक्शन शो किया, ठीक है, उसने कैंसर सेल को हटाने में, और रिएक्टिव चेंजेस का मतलब ये है कि ट्यूमर नॉर्मल है लेकिन रिएक्टिव है, ठीक है? रिएक्टिव चेंजेस नॉर्मल ही होते हैं हमेशा, ठीक है? अच्छा, द इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ सम कैंसर इन इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट, और वो आगे बात कर रहा है कि जो टी सेल्स है ना, ये जो जितने भी ये टी लिम्फोसाइट्स और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? ट्यूमर स्पेसिफिक टी सेल्स भी होते हैं। अच्छा, अब वो फैक्ट बता रहे हैं कि जो कैंसर सेल्स होते हैं ना नॉर्मली इम्यूनो कम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में ही क्यों होते हैं, इंडिकेट दैट इम्यून सर्विलेंस इज इम्परफेक्ट, ठीक है? क्योंकि इम्यून जो सर्विलेंस होती है उनमें इम्परफेक्ट होती है, ट्यूमर सेल्स स्केप कर लेते हैं और काफ़ी सारे रास्तों को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं। सो इम्यून सिस्टम हमारा इस काबिल होता है बेसिकली नॉर्मली कि वो रिकग्नाइज करते हैं और एलिमिनेट करता है जितने भी उसको कैंसर सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है? और एक टर्म यहाँ पे यूज़ हुई है आपकी बुक में जिसको कैंसर इम्यूनो एडिटिंग कहते हैं। उसका मतलब क्या है? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू शेप and mold the immunogenic properties of tumor cell in a fashion that ultimately lead to Darwinian selection of subclone that are best able to avoid the immune elimination, ठीक है? कैंसर इम्यूनो एडिटिंग मतलब कैंसर सेल के अंदर एक तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह ट्यूमर सेल्स की इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज को वो पहचानता है, ठीक है? इस तरह के जो ऐसे सेल्स सिर्फ सर्वाइव करते हैं कि जिनका जो हमारे इम्यून सिस्टम के पकड़ में नहीं आते, ठीक है, वो जिंदा रह जाएंगे, जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर गया वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ताकत होती है कि वो हमारे ट्यूमर सेल्स की प्रॉपर्टीज को इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज को पहचानता है, उसको मोल्ड कर देता है, ठीक है? अल्टीमेटली डार्विनियन सिलेक्शन होती है सब क्लोन्स की, ठीक है, दैट आर बेस्ट एबल टू अवॉइड द इम्यून एलिमिनेशन। So tumors have produced a number of factors that promote immune tolerance and immune suppression, and that therapeutic agent that neutralize these factors can lead to tumor regression, ठीक है? मतलब ट्यूमर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इम्यून टॉलरेंस एक तो प्रमोट करता है, इम्यूनो सप्रेशन करता है बॉडी को ताकि कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा फैले। So evasion of host response is indeed a hallmark of many human cancer. अब ट्यूमर एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस फाउंड इन ट्यूमर सेल दैट elicit an immune response have been demonstrated in many experimentally induced tumors and in some human cancers. ट्यूमर एंटीजेंस को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मेन क्लासेस ऑफ ट्यूमर एंटीजेंस की आपकी बुक में बताई हुई है, एक तो ये डायग्राम आपकी बुक में बताई हुई है, ठीक है? इसमें ये देखो, ये एक टी सेल है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स है, कोई टी सेल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और ये नॉर्मल होस्ट सेल है, ठीक है, विच डिस्प्लेज द एमएचसी एसोसिएटेड सेल्फ एंटीजन। नॉर्मल सेल्फ प्रोटीन्स हैं और ये साथ एमएचसी क्लास 1 अटैच हुई हुई है, ठीक है, सेल्फ ये एंटीजन सारे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑन्कोजीन प्रोडक्ट्स, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑन्कोजीन ये म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन आए। अब इसकी शेप देखो वो चेंज हो गई है, ठीक है? अब एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ क्लास 1 के साथ रिसेप्टर के साथ यहाँ पे CD8 पॉजिटिव या ये सी टी लिम्फोसाइट्स आके अटैच होने शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद म्यूटेटेड सेल्फ प्रोटीन, यहाँ पे नॉर्मल सेल्फ प्रोटीन थी, अब ये म्यूटेटेड हो गई हैं, म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं, ठीक है? अब ये टी सेल के साथ अटैच है, ट्यूमर सेल एक्सप्रेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर एंटीजन, अब ये ओवर एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, पहले 3 थे अब 6 बन गए, ठीक है? ये सेल्फ प्रोटीन ये टी सेल्स के साथ अटैच हैं, और यहाँ पे ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये ट्यूमर सेल्स आना शुरू हो गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और वायरस एंटीजन स्पेसिफिक CD8 और CTL आना शुरू हो गए। यहाँ पे देखो एग्जांपल उसने बताई है कि यहाँ पे ऑन्कोजीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे म्यूटेटेड रैस है,
BCR-ABL फ्यूजन प्रोटीन्स हैं, ये ऑन्कोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं। और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन सी हैं, जो यहाँ पे वो बता रहा है, ये प्रोडक्ट्स ऑफ ऑन्कोजीन्स कौन से होंगे, जैसे कोई म्यूटेटेड रैस होगा, फ्यूजन प्रोटीन्स होंगी, वो म्यूटेट हो गई हैं। और म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन का मतलब है कि म्यूटेटेड P53 ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन जो हमने पढ़ी थी। अब जब वो वेरियस म्यूटेंट प्रोटीन्स की बात करना है, कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं रेडिएशन में, वो एनिमल ट्यूमर्स, वेरियस म्यूटेटेड प्रोटीन्स इन मेलानोमा की बात कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवर एक्सप्रेस का मतलब क्या है, टायरोसिनेज GP100 मार्ट इन मेलानोमा में ओवर एक्सप्रेस होते हैं। और अपेरेंटली एक्सप्रेस कौन से होते हैं, जैसे कैंसर टेस्टिस एंटीजन है। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी प्रोटीन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रोटीन्स बता रहा है, ओवर एक्सप्रेस प्रोटीन्स के नाम बता रहा है। इस तरह ऑन्कोजेनिक वायरस का बता रहा है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस E6 E7 प्रोटीन जो है मोस्ट कॉमनली सर्वाइकल कार्सिनोमा में पाई जाती है। इसके अलावा EBNA एक प्रोटीन है जो एप्स्टेन बार वायरस इंड्यूस लिम्फोमा में पाई जाती है। सो डिफरेंट ट्यूमर एंटीजेंस बताए हैं उसने, जो कि CD8 पॉजिटिव T लिम्फोसाइट्स जिनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये MHC क्लास 1 रिसेप्टर के थ्रू ये T लिम्फोसाइट्स इनको रिकॉग्नाइज करेगा, इनको पहचानेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ म्यूटेटेड जीन्स जितने भी हैं, जैसे न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द जेनेटिक ऑल्टरेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, these mutated gene encode the various protein that had never been seen by the immune system and thus are recognized as non-self. ठीक है, because of genetic instability cancer often harbor a high burden of mutations. अच्छा, होवर बाय चांस अब वो कुछ पैसेंजर म्यूटेशंस का जिक्र कर रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई थी। एक्वायर्ड म्यूटेशन लाइकली टू पैसेंजर म्यूटेशन, न्यूट्रल इन टर्म ऑफ कैंसर सेल फिटनेस, अनरिलेटेड टू ट्रांसफॉर्म फिनोटाइप्स। पैसेंजर म्यूटेशंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि जीन्स के कोडिंग सीक्वेंस में फॉल करती है और ऐसी प्रोटीन्स की वैरायटी प्रोड्यूस करेगी जो कि ट्यूमर एंटीजन के तौर पे काम करेंगे। ठीक है, ये एंटीजन ऐसी चीज है जो बाहर से आ रही है, गड़बड़ पैदा कर रही है। ठीक है, चेंज है बॉडी से, जो नॉर्मल सेल थे अब ये वो एंटीजन नहीं है, ये ट्यूमर एंटीजन है। ठीक है, ठीक है, जिसने बॉडी में आके स्टिमुलेट करना है कि अब बॉडी एक्शन शो करे, अपना इम्यून सिस्टम को जगाए। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स ऑफ जितने भी ऑल्टर प्रोटोन को जीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये पैसेंजर जीन्स है, वो ट्रांसलेशन उनकी होती है साइटोप्लाज्म में, एंटर हो जाते हैं क्लास 1 MHC में। MHC एंटीजन्स जो होते हैं वो प्रोसेसिंग पाथवे और रिकग्नाइज करते हैं CD8 पॉजिटिव T सेल्स को। ये प्रोटीन्स फिर क्लास 2 प्रोसेस पाथवे में एंटर हो जाती हैं। CD8 पॉजिटिव T सेल्स जो साथ लिम्फोसाइट अटैच था वो इनको रिकग्नाइज करता जाता है। ठीक है, और डिफरेंट म्यूटेटेड ऑन्को प्रोटीन्स रिस्पॉन्ड करती हैं इस तरीके से। ये डायग्राम बच्चों याद रखना। ठीक है, ये डिफरेंट ऑन्को प्रोटीन्स दिखाई हुई है साथ। ठीक है, नॉर्मल और फिर साथ म्यूटेटेड सारी उसने किस्में बताई हुई हैं और सबके साथ T सेल्स अटैच हो गए। फिर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ और एबेरेंट एक्सप्रेस्ड सेलुलर प्रोटीन्स हैं। ट्यूमर एंटीजन में ऑल्सो भी नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन्स हो सकती हैं दैट आर एबनॉर्मली एक्सप्रेस इन ट्यूमर सेल्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एबनॉर्मल सेलुलर प्रोटीन्स ही हो, ट्यूमर एंटीजन नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन्स भी हो सकती हैं लेकिन ओवर एक्सप्रेस्ड हो जाती हैं ट्यूमर सेल में। एक उसकी एग्जांपल एंटीजन की है टायरोसिनेज, एक ऐसा एंजाइम जो कि मेलानिन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नॉर्मली भी नॉर्मल मेलानोसाइट्स के ऊपर या मेलानोमास में प्रेजेंट होता है। और इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू दिस नॉर्मल सेल्फ एंटीजन। द प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि टायरोसिनेज जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस कर होता है नॉर्मली, और फ्यू सेल्स में दैट इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय द इम्यून सेल एंड फेल टू इंड्यूस टॉलरेंस। और इस तरह और भी कैंसर एंटीजन के ग्रुप हैं जैसे कैंसर टेस्टिस एंटीजन। ठीक है, ये आपकी बुक में पीछे लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये भी कुछ इनकोड होते हैं, नॉर्मली अडल्ट सेल्स में साइलेंट होते हैं और एक्सेप्ट जर्म सेल और टेस्टिस में ये जागे हुए होते हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं। उधर भी सारा यही है कि MHC1 रिकग्नाइज करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेलानोमा एंटीजन जीन फैमिली है। ठीक है, इस ग्रुप की, जो कि ओरिजिनली मेलानोमा टाइप ऑफ कैंसर है, स्किन कैंसर, बड़ा मेलिग्नेंट कैंसर है स्किन का, उसमें रिकग्नाइज होती है। ठीक है, ये जो मैग 1 फैमिली है ये 37% ऑफ मेलानोमा पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लिवर, लंग, स्टमक के कैंसर में भी पाई जाती है। और इसके वेरिएंट्स है रैग, गैग और दूसरी कुछ टर्म्स हैं। इसके अलावा ट्यूमर एंटीजेंस प्रोड्यूस बाय ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, और काफ़ी सारे हमने पढ़ी, अब कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं वो भी ट्यूमर एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, एप्स्टेन बायर वायरस है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं और ये ऑन्कोजेनिक है। ठीक है, मतलब ये कैंसर बनाते हैं ये वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी और एप्स्टेन बार वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मैंने लास्ट टाइम भी तुम लोगों को बताया था कि सर्वाइकल कार्सिनोमा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इस तरह
टू मोस्ट थॉरली रिकग्नाइज्ड ऑन्कोफीटल एंटीजेंस हैं, ठीक है, जो कार्सिनोम ब्रोनिक एंटीजन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन, ये नॉर्मल एंटीजेंस जो हैं ऑन फीटल लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बड़े लाइफ में प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है ये ऑन्कोफीटल एंटीजेंस हैं, ये ऑन्कोजेनेसिस में, कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी पेशेंट का CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो कि उसके फीटल लाइफ में प्रेजेंट था, वो अगर रेज आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको कोलोन का कैंसर है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, कुछ मार्कर्स हैं जो कि ऑन्कोफीटल एंटीजेंस के तौर पे रोल प्ले करते हैं। अच्छा, अब ये ऑन्कोफीटल एंटीजेंस का उसने दोबारा से बताया हुआ है कि दैट आर एक्सप्रेस दे आर प्रोटीन्स, बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं। एंटीजन जितने भी होते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ठीक है। दे आर एक्सप्रेस एट हाई लेवल ऑन कैंसर नॉर्मल डेवलपिंग फीटल टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं, और हाई कैंसर सेल्स में बहुत हाई लेवल में ये पाए जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल उसने फिर बताई हुई है कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन या अल्फा फीटोप्रोटीन बेसिकली कहाँ होते हैं, नॉर्मल डेवलपिंग फीटल टिश्यूज में होते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स में अगर नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है वहाँ पे। इसके अलावा ऑल्टर्ड सेल सरफेस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, जो मोस्ट ह्यूमन या ट्यूमर सेल्स होते हैं इनके हाई लेवल एक्सप्रेस करता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के, ठीक है, जो कि एक डायग्नोस्टिक मार्कर के तौर पे यूज कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे म्यूसिन्स वगैरह, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस वगैरह, ठीक है, इनमें ये ऑल्टर्ड मॉलिक्यूल्स शामिल हैं। अब म्यूसिन्स क्या होते हैं, दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट चेन्स अटैच होती हैं, ठीक है। दे हैव dysregulated expression of enzyme that synthesize carbohydrate chains। अच्छा, इसके अलावा दे म्यूसिन्स जो हैं वो डिफरेंट हमारे जितनी भी डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक स्टडीज है ना, उनका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और म्यूसिन में जैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ठीक है, तो ये एक ट्यूमर एंटीजन CA125 और CA1919 में एक्सप्रेस्ड होता है, और CA125 और CA1919 ने जो है वो ओवेरियन कार्सिनोमा में एक्सप्रेस होते हैं। इसके अलावा MUC1 जो है वो बहुत ओवेरियन और ब्रेस्ट कार्सिनोमा में पाया जाता है। So unlike many mucin, MUX1 is an integral protein that is normally expressed only on the atypical surface of breast ductal cell, ठीक है। और डक्टल कार्सिनोमा में बहुत इंपॉर्टेंट ये इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है, MUC1। सो ये MCQs में आ सकता है कि CA125 अगर रेज है एक पेशेंट में ये ट्यूमर मार्कर, तो उसका क्या ये म्यूसिन है, ये इस तरह आ सकता है कि ये म्यूसिन है या ये ग्लाइकोप्रोटीन है, आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि ये किस ट्यूमर में रेज होगा, CA125 रेज होगा ओवेरियन कैंसर में, MUC1 कहाँ एक्सप्रेस होगा, ओवेरियन और ब्रेस्ट कार्सिनोमा दोनों में। अच्छा, कुछ सेल टाइप स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन एंटीजन है, जैसे ट्यूमर सेल एक्सप्रेस कुछ मॉलिक्यूल्स करते हैं जो कि उनके सेल्स ऑफ ओरिजिन पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन एंटीजन, बिकॉज दे आर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक फॉर एनी पर्टिकुलर लाइनेज या स्टेज ऑफ वेरियस सेल टाइप, ठीक है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट CD20 जो कि एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो नॉर्मल मेच्योर बी सेल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, और have broad cytocidal activity against mature B cell lymphoma and leukemias में, and are used in the treatment of these tumors. These antibodies are believed to induce cell killing through various mechanisms including opsonization and phagocytosis, ठीक है। सो जितने भी CD20 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, CD20 क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि नॉर्मल मेच्योर बी सेल्स के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि ये ब्रॉड इसकी साइटोसिडल एक्टिविटी होती है, सेल को किल करने की एक्टिविटी है, और ये मेच्योर बी लिम्फोसाइट्स और ल्यूकीमियाज वगैरह में इंपॉर्टेंट एक ट्यूमर मार्कर के तौर पे एक्ट करते हैं। और ट्रीटमेंट में भी इन ट्यूमर्स में आप इसको इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यूज होती हैं। मतलब जब भी ये इस तरह के कैंसर्स होते हैं ना जिनमें जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में, तो आप इस CD20 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई होती हैं मेडिसिन में जो पेशेंट यूज करता है। और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इंड्यूस करेंगी सेल की किलिंग थ्रू सेवरल mechanism which includes opsonization phagocytosis of tumor cells, ठीक है। कोई साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी होती है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होती है। एंड CD20 एंटीबॉडीज, ये वही एंटीबॉडीज अगेंस्ट CD20 को ही कह रहे हैं, ये नॉर्मल बी सेल्स को भी किल कर देती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो स्टेम सेल्स, हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, वो स्पेयर्ड होते हैं, सो नॉर्मल बी सेल्स दोबारा से ट्रीटमेंट के बाद री इमर्ज हो जाते हैं। अच्छा, अब बाकी CD20 का जिस तरह उसने बताया, इस तरह CD30 है, ये ट्यूमर नेक्रोसिस रिसेप्टर फैमिली ट्रांस मेम्ब्रेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह ये CD20 बी लिम्फोसाइट्स के साथ अटैच थी, अब ये CD जो 30 है, ये पर्टिकुलरली T सेल लिम्फोमा या हॉजकिन लिम्फोमा का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है।
ठीक है, और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स में, जो कि CD30 पॉजिटिव लिम्फोमा होते हैं, ठीक है। जैसे टी सेल लिम्फोमा है या मोस्ट हॉजकिन लिम्फोमास हैं। सो सेल मीडिएटेड अब एंटी ट्यूमर अफेक्टर मैकेनिज्म्स कुछ हैं बुक में लिखे हुए, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक डोमिनेंट एंटी ट्यूमर मैकेनिज्म है। और साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल और मैक्रोफेजेस ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एज एन एंटी ट्यूमर इफेक्ट, ठीक है। दे रिएक्ट अगेंस्ट द ट्यूमर एंटीजेंस, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जैसे ह्यूमन में CD8 और सी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट CTL, they have a clear protected role against virus associated neoplasm, for example Epstein Barr virus and human papilloma virus induced tumor। इस तरह नेचुरल किलर सेल्स, अब आपको SCQ आ सकता है इस तरह का कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी ट्यूमर इफेक्टर मैकेनिज्म्स में जो नेचुरल सेल्स हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये 3 आपने उसमें लिखने होंगे, ठीक है, कि जिस तरह नेचुरल किलर सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, और इनमें ताकत होती है कि ये डिस्ट्रॉय करते हैं ट्यूमर सेल्स को विदाउट प्रायर सेंसिटाइजेशन इनकी नहीं होती, फिर भी ये किल कर देते हैं ट्यूमर सेल्स को। इस तरह मैक्रोफेजेस हैं, इनके अंदर साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट, ये ट्यूमर सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और आगे माइक्रोब्स वगैरह को किल करते हैं, ठीक है। फिर इम्यून सर्वेलेंस और स्केप के इज देयर एनी एविडेंस दैट दे ऑपरेट इन वीवो टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ कैंसर्स, ये हमें नहीं अभी इतना क्लियरली नहीं पता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन विद कंजेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप कैंसर एट 200 टाइम्स द रेट, अगर एक पर्सन के अंदर कंजेनिटल इम्यूनोडेफिशिएंसी पाई जाती है तो वो 200 गुना ज्यादा प्रोन होता है, एक्सपोज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। इस तरह कुछ पर्टिकुलरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम है, ठीक है, जिसके अंदर म्यूटेशंस पाई जाती हैं कुछ प्रोटीन्स की सिग्नलिंग पाथवेज में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें न्यू एग्रेसिव न्यूप्लाज्म बी सेल्स के पाए जाते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को आए कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर है एक पेशेंट को, तो उसमें कौन सा टाइप ऑफ लिम्फोमा पाया जाएगा, मोस्टली कैंसर कौन सा टाइप का होगा, मैच्योर बी सेल्स का, ठीक है। इस तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डू नॉट सफर फ्रॉम एनी अवर्ट इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। अभी आप लोगों की बुक में मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि किस तरह से ट्यूमर्स इन्वेड करते हैं, ये ट्यूमर सेल बताए हुए हैं, फिर टी सेल स्पेसिफिक, उसके साथ ट्यूमर एंटीजन आके अटैच हो गई, अंदर ट्यूमर एंटीजन है, टी सेल रिकग्निशन ऑफ ट्यूमर एंटीजन लीडिंग टू टी सेल एक्टिवेशन, ये टी सेल है, ठीक है, ये ट्यूमर सेल आया, इसके अंदर ट्यूमर एंटीजन प्रेजेंट है, ये MHC मॉलिक्यूल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, ये एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी है, ठीक है। अब ये किस तरह से ट्यूमर सेल्स टी सेल स्पेसिफिकली इस ट्यूमर एंटीजन के साथ अटैच हो गए हैं, अब वहाँ पे इम्यून इवेजन बाय ट्यूमर्स, अब इम्यून के कैसे, जिस तरह कह लो ना कि वो अब गड़बड़ शुरू हो जाएगी, फेलियर टू प्रोड्यूस ट्यूमर एंटीजन, अब ट्यूमर सेल ने ट्यूमर एंटीजन नहीं प्रोड्यूस किए हैं, एंटीजन लॉस हो गया है, वेरिएंट ऑफ ट्यूमर सेल है, ठीक है, इस ट्यूमर सेल के अंदर एंटीजन्स नहीं है, और जब एंटीजन नहीं है तो वो क्या है कि लैक ऑफ टी सेल रिकग्निशन ऑफ ट्यूमर, टी सेल उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा क्लास उसने बताई है कि म्यूटेशन इन MHC जीन और जीन नीडेड फॉर एंटीजन प्रोसेसेस, अब MHC जीन इसमें नहीं है, ठीक है, ये वाले रिसेप्टर नहीं है इसमें, तब भी टी सेल इसको रिकग्नाइज नहीं कर पाए। प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव प्रोटीन्स और एक्सप्रेशन ऑफ इनहिबिटरी सेल सरफेस प्रोटीन, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं, कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स टी सेल्स के साथ आके अटैच हो गए, ठीक है, इनहिबिटरी लाइगेंड्स के साथ, अब ये इनहिबिशन कर देंगे टी सेल एक्टिवेशन का, मतलब टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, बॉडी का डिफेंस सिस्टम सोया रहेगा, ठीक है, उसने टी टी जो हमारा ट्यूमर सेल्स था उसने ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस रिलीज किए हैं, ऐसी प्रोटीन रिलीज किए हैं, ये जो येलो दिखाए हुए हैं, कि जिन्होंने टी सेल्स को जाके इनहिबिट कर देना है, उसकी एक्टिविटी को, उसको सुला देना है जाके। अच्छा, अब सिलेक्टिव आउटग्रोथ ऑफ एंटीजन नेगेटिव वेरिएंट ड्यूरिंग ट्यूमर प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक जो सब क्लोन्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, इम्यूनो एडिटिंग हो जाती है, या रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होती है MHC मॉलिक्यूल्स की, जैसे हमने पीछे देखा है। इसके अलावा एक्टिवेशन हो जाती है कुछ इम्यूनो रेगुलेटरी पाथवे की, ट्यूमर सेल्स के अंदर एक्टिवली इनहिबिट करते हैं ट्यूमर इम्यूनिटी को बाय एंगेजिंग द नॉर्मल पाथवे ऑफ इम्यून रिकग्निशन रेगुलेशन दैट सर्व एज चेक पॉइंट इन इम्यून रिस्पांस, ठीक है। ट्यूमर सेल्स कुछ अप रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ PDL1 एंड PDL2, ये कुछ सेल सरफेस प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं, PD1 रिसेप्टर को अफेक्टेड टी सेल्स पे, ठीक है। और ये PD1 लाइक CTLA4 साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट एंटीजन 4 की तरह टी सेल एक्टिवेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज, ऐसी एंटीबॉडीज जो कि इन PD1 रिसेप्टर्स को या साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट ब्लॉक कर देगी, ठीक है,
तो वो ट्यूमर्स की एडवांस स्टेज सॉलिड ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सिक्रीशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर बाय कैंसर सेल्स कुछ इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेवरल होस्ट ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा लार्ज क्वांटिटीज में सिक्रीट होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि गैलेक्टिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि शुगर रिच लेक्टिन लाइक फैक्टर्स हैं, जो कि टी सेल रिस्पॉन्स को स्क्यू करेंगे, फेवर करेंगे इम्यूनो सप्रेशन को। ठीक है, ये सारे इम्यूनो सप्रेसिव फैक्टर बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा इंडक्शन ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स, ट्यूमर सेल प्रोड्यूस फैक्टर दैट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव रेगुलेटरी टी सेल व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू इम्यूनो इवेजन। सबका मकसद यही है कि सब ट्यूमर सेल इम्यूनो सप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये वही बात उसने लिखी हुई है कि एंटीबॉडीज उसके CTLA4 और PD1 के अगेंस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास 2 मिनट से हम जेनोमिक इंस्टेबिलिटी को देख लेते हैं। हमने जेनेटिक्स में भी ये टॉपिक पढ़ा था। जेनोमिक इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि ऐसी जेनेटिक एबरेशन या चेंजेस दैट इंक्रीजेस द म्यूटेशन रेट आर वेरी कॉमन इन कैंसर एंड दे एक्सपीडिट द एक्विजिशन ऑफ ड्राइवर म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्यूमर प्रोग्रेशन। ठीक है, ऐसी चेंजेस जिनोमिक इंस्टेबिलिटी, जीन्स के अंदर इंस्टेबिलिटी हो रही है, ऐसी चेंजेस आती जा रही हैं जो कि म्यूटेशन के रेट को कैंसर में तेज कर रही हैं, एक्सपीडिट कर रही हैं, तेज कर रही हैं इस प्रोसेस को। ड्राइवर म्यूटेशन ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे हैं सेल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड फॉर ट्यूमर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑल्दो ह्यूमन लिटरली स्विम इन एनवायरमेंटल एजेंट, जैसे हम हर वक्त केमिकल से, रेडिएशन से, सनलाइट से एक्सपोज होते हैं, ये म्यूटेजेनिक हैं जो हमारे अंदर म्यूटेशन कॉज करते हैं, कैंसर बनाते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे ऑन्कोजेनिक डैमेज होने से बॉडी में। ठीक है, अरेस्ट करता है सेल डिवीजन को। ठीक है, ये बॉडी में नॉर्मली हमारे T53 तो प्रेजेंट होता है ना। इसके अलावा डीएनए के रिपेयर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ इंडिविजुअल्स जो कि डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स के साथ पैदा होते हैं, वो कैंसर के साथ की तरफ बहुत ज़्यादा फिर प्रोन हो जाते हैं ना। ठीक है, इस तरह कुछ म्यूटेशन डीएनए रिपेयर जीन्स में दे आर नॉट ऑन्कोजेनिक बट देयर एबनॉर्मेलिटी इंक्रीज द अकरेंस ऑफ म्यूटेशन इन अदर जीन्स। ठीक है, सो डिफेक्ट इन 3 टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम, जैसे मिसमैच रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर एंड रिकम्बिनेशन रिपेयर कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। ये कुछ हमने प्रोटीन्स पीछे पढ़ी थी, अगर तुम लोग को याद हो जेनेटिक्स में। मिसमैच रिपेयर प्रोटीन थी, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर प्रोटीन थी, रिकम्बिनेंट रिपेयर प्रोटीन्स थी जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। और ये डिफरेंट टाइप, अगर इनके अंदर डिफेक्ट आ जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होता है। जिस तरह हेरिडिटरी एक कंडीशन है, नॉन पोलिपोसिस कोलोन कैंसर। इस तरह जीरोडर्मा पिगमेंटोजम, ये क्लिनिकल कुछ डिजीजेज हैं, कंडीशंस हैं जिनके अंदर इन प्रोटीन्स की चेंजेस आती जाएंगी। ठीक है, इन पाथवेज की चेंजेस आती जाएंगी जो कि कैंसर की तरफ बॉडी को लेके जाएंगी। किस किस तरीके से मिसमैच रिपेयरिंग होगी, ये प्रोसेसेस लिखे हुए हैं, जैसे माइक्रोसेटेलाइट इंस्टेबिलिटी पाथवे होता है HNPCC में। इसके अलावा जीरोडर्मा पिगमेंटोजन में अल्ट्रावायलेट रेस से ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है डीएनए रिपेयर का। इसमें न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर पाथवे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, इस तरह कुछ डीएनए रिपेयर डिजीजेज हैं, डिफेक्ट्स में डीएनए रिपेयर बाय होमोलोगस रिकम्बिनेशन। ठीक है, डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन या फिर कुछ टाइप ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी हैं। ठीक है, ये भी रेयर ऑटोसोमल कैंसर सिंड्रोम्स के में डिस्क्राइब होते हैं जिसमें डीएनए डैमेजिंग एजेंट्स बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, इस तरह कुछ BRCA1 BRCA2 म्यूटेटेड जीन्स हैं, मतलब जीन्स हैं ये, इनके अंदर म्यूटेशन होगी तो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर रन करेगा, फैमिलीज में होता है। ठीक है, अच्छा, इस तरह ऑल्ट्रेशन हो कैंसर रिजल्टिंग फ्रॉम म्यूटेशन इंड्यूस्ड बाय रेगुलेशन ऑफ जीनोमिक इंस्टेबिलिटी लिम्फोइड नियोप्लाज्म। ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये डीएनए लेवल पे म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं और कैंसर फैला रहे हैं। अच्छा, अब कुछ कैंसर हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को भी के इन्फ्लेमेशन हुई बॉडी में लेकिन टाइम के साथ कैंसर में बदल गया। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कैंसर एनेबलिंग इन्फ्लेमेशन, और इसके साथ हम डिसरेगुलेशन पढ़ेंगे कैंसर एसोसिएटेड जीन्स की। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ये 2 टॉपिक्स हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। और फिर उसके बाद हमारे 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रह जाएंगे जो कि हम सैटरडे को करेंगे। एक तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरह से चेंजेस होती हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या गड़बड़ पैदा करते हैं, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस।
ठीक है। ये टॉपिक्स हम सैटरडे को ख़त्म कर लेंगे। मंडे और को मेरी आप लोगों के साथ क्लास है, प्रोबेबली मंडे को है और ट्यूसडे वेडनेसडे आई डोंट नो, लेकिन मंडे को है। तो अगली जो क्लास मेरी आप लोगों के साथ है, मैं वो चाह रही हूँ कि हमारी रिवीजन की हो, नेक्स्ट वीक से हम रिवीजन करें। इस वीक हम नियोप्लेजिया को वाइंड अप करेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ गया होगा तुम लोगों के। अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उससे डिटेल में। और टिल देन के लिए अपना ख्याल रखना बच्चों, ठीक है। बुक में साथ साथ जाके पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ आया है तो बुक खोलना, थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन टुमारो इंशाल्लाह। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।